नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। हम पहले ही तय कर चुके थे कि अब हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और वो भी कब, हम लोग कहेंगे सर 5 AM। तो चलिए आज फिर से शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स की और बज चुके हैं सुबह के 5। बस दिन की शुरुआत करंट अफेयर से आने वाले सभी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी। आप सारी चीजें कवर कर सकते हो लेकिन करंट अफेयर्स में पिछड़ते हो, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रामबाण इलाज। तो ये बेटा करंट अफेयर्स की 6वीं क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं ली हैं तो जरूर पिछली क्लास लीजिए, तो ये देखने में और मजा आएगा। करंट के साथ साथ हम लोग पकड़ अच्छी करेंगे कहाँ, स्टैटिक जीके। इतना समझिए कि आप पर डे ये 10 से 15 मिनट की क्लास देखते हो तो 10 दिन में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि डिफरेंस है क्या पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए बेटा, चलो अगला सवाल है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जो बेटा हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, वो किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो सबसे पहली बात, राइट आंसर क्या है? तो बेटा पहली बात तो ये है कि अगर आप जल्दी में ना लिख पाओ तो दो तरीके हैं, वीडियो पुश करो, अन्यथा आप इस नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आपको ये जो पीडीएफ बोर्ड की होगी वो भी आपको मिल जाएगी, बाकी नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो सर हम लोग कहेंगे सर राइट आंसर क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। किन की याद में? तो हम लोग कहेंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐसी कौन सी याद है जो मनाते हैं? तो हम लोग कहेंगे दो कारण। पहला यह है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। और इनका इंतकाल कब हुआ है सर? तो इनका मृत्यु कब हुई थी बेटा? तो याद रखेंगे इनकी मृत्यु हुई थी कब? तो 15 दिसंबर 1950। हम सब जानते हैं जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उसी वर्ष में वल्लभ भाई पटेल खत्म हुए। सर सवाल ये, वल्लभ भाई पटेल कौन थे और वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश के लिए क्या किया? तो अब कुछ बातें बेटा वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई हैं जो हमेशा एग्जाम में आती हैं, उन्हें याद रखना। सर सबसे पहली बात तो लिखेंगे ये देश के कौन थे पहले, यानी फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे। देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देश के बेटा पहले अगर हम बात करें फर्स्ट गृह मंत्री भी कौन थे? तो हम लोग कहेंगे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत संविधान एकीकरण की शुरुआत की और भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है, जिसमें लगभग लगभग हम मोटा मोटा बोल देते हैं कि इनने 565 रियासतों को भारत में मिलाया। एग्जैक्ट वैल्यू कब पढ़ेंगे तो बेटा 542 मिलेगी है। तो याद रहे इन्हें कहा जाता है एकीकरण का जनक। तो एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण का जनक कहते हैं। उससे भी खास बात क्या है बेटा, इन्हें लोह पुरुष या फिर बेटा हम इन्हें क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे या विस्मार्क भी कहते हैं, विस्मार्क भी कहते हैं। तो इन्हें लोह पुरुष, विस्मार्क या एकीकरण के जनक के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है वल्लभ भाई पटेल की याद में हर साल 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के एकीकरण के जनक थे, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। 31 अक्टूबर 1875 में जन्म हुआ, 15 दिसंबर 1950 को इंतकाल। अब हाल ही में क्या हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल की याद में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई और इस मूर्ति को कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो याद रहे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई तो हम कह सकते हैं इनकी मूर्ति उसका नाम क्या दिया गया है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सर पहली बात तो यह है कितनी ऊंची है? तो हम कहेंगे 182 मीटर। देख सकते हो इसे अगर फीट में नापे तो 597 फीट आएगा बेटा। कितना? 597 फीट। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। दूसरी ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे स्प्रिंट टेम्पल बुद्धा मंदिर चाइना की 128। ठीक है, सवाल यह है सर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ?
तो हम लोग कहेंगे यह गुजरात में है। और गुजरात में कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे सर एक जिला बना दिया है नर्मद जिला। और नर्मद जिला में कहां है बेटा, तो हम कहेंगे सरदार सरोवर डैम है। सरोवर बांध के पास एक जगह है, बांध के पास। तो सर जगह का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे जगह का नाम है साधु वेट आइलैंड, साधु वेट द्वीप। तो बस इतनी बातें बेटा हम याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ, मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को ही। पहले उप प्रधानमंत्री थे, पहले गृह मंत्री थे, एकीकरण का जनक कहा जाता है, लोग से बिस्मार्क के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इनकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर 597 फीट। यह मूर्ति गुजरात के नर्मद जिला में सरदार वल्लभ भाई बांध के पास है, या सरदार सरोवर बांध के पास है, साधु वेत आइलैंड पे। दो सवाल आते हैं मोस्ट, वो भी आज कराई देते बेटा। क्या? सबसे पहली बात तो यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन है? डिजाइनर तो बेटा याद रखेंगे रामा वी सुतार, रामा वी सुतार इसके डिजाइनर थे। दूसरी बात कब बनाई गई, कब उद्घाटन हुआ? 31 अक्टूबर 2018। 2018 को इसका हमने उद्घाटन किया। इसका क्या किया है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर उद्घाटन। और इसमें सर बजट कितना था, खर्च? इसका बजट था हम लोग कहेंगे 2989 करोड़। जरा ध्यान देंगे, लगभग 3000 करोड़ में ये मूर्ति बनके तैयार हुई। इतनी बातें पता होनी चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सर 182 ही क्यों रखी? क्योंकि गुजरात में जो विधायकों की संख्या है, जो विधानसभा है, उसमें कितने सदस्य हैं? 182। इसी याद में ये कराई गई। किसकी बनी है बेटा? आयरन की बनी है, क्योंकि इन्हें लोह पुरुष यानी आयरन मैन कहते हैं। अब कभी गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम कौन है? चलो अब तुम लोग इसको खुद से लिख लेना। यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। जबकि गुजरात की राजधानी हम सब जानते हैं गांधीनगर है, जो साबरमती नदी के किनारे है। उम्मीद है हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ जाते। चलो अगला सवाल लिखेंगे बेटा। 16वें संयुक्त राष्ट्र स्थलीकरण सम्मेलन यूएनसीसीडी कोप 16 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो कह रहा है सऊदी अरब, भारत, अमेरिका या पाकिस्तान। ठीक है, तो पहली बात राइट आंसर लिखेंगे सऊदी अरब। सवाल ये है सर, पहली बात तो ये कि ये यूएनसीसीडीपी क्या है? तो हम लोग सबसे पहली बात हम इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजर्टिफिकेशन। ये इसकी बेटा किसकी? यूएनसीसीडी की क्या है फुल फॉर्म। इस यूएनसीसीडी की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई बेटा 1994। 30 साल लगभग इसके पूरे हुए। सर इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो मुख्यालय है वॉन शहर। और ये वॉन शहर कहाँ है बेटा? तो हम कहेंगे सर जर्मनी में। ठीक है, इसका काम क्या है इसको देखो। तो बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, किसके लिए? बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमने यूएनसीसीडीपी कोप 16 का आयोजन करवाया है। कोप 16 का आयोजन का मतलब है कि भैया हमने इसकी 16वीं बड़ी मीटिंग करवाई। कहां पर हुई? सऊदी अरब में। और ये विश्व की सबसे बड़ी मतलब बैठक मानी गई। 197 देशों ने भाग लिया। और बढ़ते मरुस्थलीकरण यानी बढ़ते रेगिस्तान को रोकने का प्रयास दुनिया भर के देश करेंगे, जिससे हम अपनी जमीन को उपजाऊ बनाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अब बात सर सऊदी अरब की है। किसकी है बेटा? इसे बोलते यूएई, यूनाइटेड अरब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इमिरेट्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? यूएई के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यानी इसे बोलते हैं हम लोग क्या? सऊदी अरब। इसकी सर सबसे पहली बात विदेश आएगा तो एक तो राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या है? तो हम लोग कहेंगे अबू धाबी। अबू धाबी।
और इसकी मुद्रा क्या है बेटा, तो याद रहे मुद्रा है इसकी, तो हम लोग कहेंगे दिरहम। दिरहम। तो दोबारा सुनो, हाल ही में 16वें पूछ लेगा राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण सम्मेलन किस देश में हुआ, यूएई में हुआ यानी सऊदी अरबिया में हुआ। सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है दिरहम। सर ये पूछ ले यूएनसीसीडीपी या मरुस्थलीकरण सम्मेलन की स्थापना कब हुई, 1994 में। मुख्यालय जर्मनी के बॉन शहर में है। ठीक है, 197 देशों ने भाग लिया। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया, जल्दी से बताइए। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया, तो राइट आंसर लिखेंगे महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला। तो हालांकि ये हमने थोड़ा सा क्या किया है, अस्थायी रूप से किया है, लेकिन सारी सुविधाएं ठीक वैसे हैं। कारण ये था अभी तक जो बहुत बड़े आयोजन होते थे उन्हें कंट्रोल सरकारें नहीं कर पाती। पहली बार यूपी ने ऐसे किया है, जैसे एक जिले को एक कलेक्टर संभालता है, तो एक कुंभ को वैसे ही हम इस प्रशासनिक रूप से तैयार करेंगे। और इसमें सबसे खास बात क्या रही, 4 तहसीलें शामिल की गई। तहसीलें और उसके इर्द गिर्द के 67 गांवों को शामिल किया है। गांवों को शामिल किया है। तो सीधी बात है, महाकुंभ कहां लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे प्रयागराज। प्रयागराज में। यहां से एक बात और समझ में आती है कि यूपी में कुल जिलों की संख्या 75 होगी, इसलिए इसे 76 घोषित किया। ठीक है सर। खास बात क्या है सर, बात आई है यूपी की। यूपी भारत का एक राज्य है, तो सबसे पहले राजधानी यूपी की बेटा राजधानी क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो हम सब जानते हैं गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। ठीक है सर। दूसरी खास बात क्या है, सीएम सब जानते हैं बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। लेकिन बेटा कई बार योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम आता है और इनका रियल नाम क्या है, तो याद रहे अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट। और यहाँ की गवर्नर कौन है, गवर्नर का मतलब है राज्यपाल, तो वो है बेटा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो बस हो गया। हाल ही में किसे यूपी का 76वां जिला महाकुंभ मेले को घोषित किया गया। 4 तहसीलें 67 गांव हैं प्रयागराज में। खास बात यह है यूपी की राजधानी लखनऊ, गोमती नदी के किनारे। सीएम योगी आदित्यनाथ है, अजय सिंह बिष्ट कहते हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के कौन है बेटा, गवर्नर। अगला हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ल्ड वर्ड 2024 को के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो ऑक्सफोर्ड क्या करता है, हर साल एक वर्ड को घोषित करता है, जो वर्ड एक नया निकल के आता है लोगों में से उसे। और इस बार घोषित किया है किसे, तो हम लोग कहेंगे सर ब्रेन रोट शब्द को। ब्रॉन रोट शब्द को। ब्रेन रोट शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ तो लंबा चौड़ा है, अगर सिंपल बात करें तो हम लोग कहेंगे मस्तिष्क सड़न। मस्तिष्क सड़न यानी इसका पूरा अर्थ होता है बिना दिमाग लगाए कोई भी काम करना। जिसका सबसे ज्यादा सटीक उपयोग किया है, जो रील्स देखते हो तो बिना समझे या बिना जाने स्क्रॉल करते जाना, स्क्रॉल करते जाना। तो रील्स को स्क्रॉल करना ऑक्सफोर्ड में किस नाम से जाना गया, तो हम लोग कहेंगे ये जाना गया है ब्रेन रोट से। तो से बताओ सर ये किसका है, 2024 का। तो एक पूछ सकता है 2023 का क्या था, तो 23 का बेटा हुआ करता था रिज। तो 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था रिज को, और 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया बेटा ब्रेन रोट। इसका मतलब होता है मस्तिष्क सड़न, अर्थात बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना। ठीक है। 9 दिसंबर 2024 वो सॉरी 9वां सवाल है, दिसंबर 2024 में किस राज्य के रातापानी अभ्यारण्य को राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। हाल ही में किस राज्य में 9वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, और ये भारत के उस राज्य के सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व घोषित हो गए हैं। तो हम सब जानते हैं राइट आंसर है मध्य प्रदेश यानी एमपी। सर सारी बातें बाद में, बात अगर एमपी की है तो एमपी भारत का एक राज्य है, राजधानी क्या है, आदत बनानी पड़ेगी। हमने कहा था विश्व का कोई भी देश आए तो कैपिटल और उसकी मुद्रा, भारत का राज्य है राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और राजधानी क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर भोपाल। सीएम कौन है सर, सीएम तो हम कहेंगे डॉक्टर मोहन यादव। और बेटा गवर्नर कौन है, गवर्नर
तो हम लोग कहेंगे इस समय गवर्नर हैं मंगू भाई छगनलाल पटेल। मंगू भाई छगनलाल पटेल, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि अब ये सर रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य की कहानी का है, और रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में हमने किस राज्य के लिए घोषित किया है, तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश। तो पहली बात तो लिख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे एमपी के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहां पर है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और यहाँ बेटा 2012 में हमने क्या किया, टाइगर रिजर्व घोषित किया, टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया। और अब जाकर बेटा क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर अब 2024 में मिली है मंजूरी, 24 में मिल गई है बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे सर मंजूरी। सवाल यह है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा 12 तो बेटा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान को मतलब है नेशनल पार्क। और बेटा 31 यहाँ पर क्या है, तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे खास बात अब 9 क्या हो गए हैं, तो हम लोग कहेंगे सर 9 बन गए हैं यहाँ पर क्या, हम लोग कहेंगे टाइगर रिजर्व। क्या बन गए हैं बेटा, टाइगर रिजर्व। और अगर ये याद रखना चाहो इससे पहले कौन सा बना होगा सर, 8वां। और 8वां बनाया था हम बता दें, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। सर इसकी खास बात क्या, ये भारत का कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। अब देखो सवाल कैसे आएंगे, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 58। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी कहाँ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंगू भाई छगनलाल पटेल यहाँ के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है, तो हम कहेंगे रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तुम तो ऐसे याद रखो, रात के पानी मत पियो नहीं टाइगर आ जाएगा, है। और ऐसी राय हम सबको दे रहे हैं, रायसेन में। कहां पर है बेटा, ये रायसेन में, ठीक। चलो, इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी को प्रोवा 3 मिशन को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। हाल ही में इसरो नाम की एजेंसी ने प्रोवा 3 नाम के रॉकेट को लॉन्च किया है। ये कौन है, ये कौन है, या ये पूछ रहा है बेटा कौन से मिसाइल के द्वारा हमने इसको लॉन्च किया है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हाल ही में लॉन्च किया है PSLV-C59। हम लोग आगे बात करेंगे, किसी भी मिशन को अगर हम अंतरिक्ष को लॉन्च करते हैं तो हमारी पृथ्वी की सतह से ग्रेविटेशनल को पार करने के लिए एक रॉकेट लगता है, जो PSLV GSLV अलग अलग प्रकार के होते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में पढ़ेंगे। अब सवाल ये है, पहली बात तो ये इसरो ने कैसे किया है, तो हम दो बात कह सकते हैं सर, जो प्रोवा 3 मिशन है क्या है, तो हम लोग कहेंगे प्रोवा 3 मिशन। एक तो बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। पहली बात यह है, जे भारत को और यूरोप स्पेस एजेंसी का क्या है, संयुक्त मिशन। इस मिशन में क्या किया है, तो हम लोग कहेंगे 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। कितने किए हैं, 2 उपग्रह लॉन्च। और ये 2 उपग्रह बेटा कौन कौन से हैं, तो एक का नाम रखा गया है, पहले हम नाम बता देते हैं। तो एक का नाम रखा गया है कोरोनाग्राफ, और दूसरे का नाम है ऑकल्ट। एक का नाम है कोरोनाग्राफ, और ये 310 किलो का है। और एक का है ओकल्टर, ये 240 का है। ये एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर बेटा रहेंगे। और ये किसका अध्ययन करेंगे, तो हम लोग कहेंगे सर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे। अब सवाल यह है, क्या भारत ने इससे पहले सूर्य के लिए भेजा था, बिल्कुल। भारत का पहला सूर्य मिशन, पहला सूर्य मिशन, यही सवाल आएगा बेटा।
तो हम कहेंगे सर वो है आदित्य L1। आदित्य L1 कब भेजा? 2 सितंबर 2000 सॉरी 25 सितंबर था, 25 सितंबर 2024 को। अब सवाल 2 है सर, इसरो को पढ़ लेते हैं। तो बेटा इसरो याद कर लो हमेशा के लिए। इसरो क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई सर? तो हम लोग कहेंगे 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। इसके वर्तमान में चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो देखो पहले थे केशवान, फिर एस सोमनाथन बने, अब बदल गए। और सर अब इसरो के नए अध्यक्ष बन गए वी नारायणन। तो वी नारायण 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 नारायण, ठीक है सर। अच्छा तो चलो यहीं से कहानी शुरू करते हैं। तो दोबारा सुनो बेटा, हाल ही में प्रोवा 3 मिशन को एक रॉकेट से लॉन्च किया था। उस रॉकेट का नाम था, हम लोग कहेंगे PSLV। पूछ लेगा इस रॉकेट को किसने लॉन्च किया? इसरो ने, क्योंकि इसरो और यूएसए मतलब ESA यूरोप स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन था। 2 उपग्रह लॉन्च किए गए, इसमें से एक कोरोनाग्राफ था 310 किलो का है, एक ऑकल्टर नाम का है 240 किलो का। सबसे खास बात सर इसमें क्या है? तो हम लोग कहेंगे दोनों 150 किलोमीटर की दूरी पे रह के सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे, बाह्य भाग का अध्ययन। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 था, जो 25 सितंबर 2024 को लॉन्च किया। इसरो नाम की एजेंसी भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। स्थापना 1969, हेडक्वार्टर बेंगलोर में, अध्यक्ष है वी नारायण। ठीक है, चलो अगला है दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता पाठ करने का रिकॉर्ड बनाया गया? राइट आंसर है भोपाल। और भोपाल कहाँ आता है बेटा? MP। तो फिर MP के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बेटा MP के बारे में ये सारी बातें कर चुकी है, तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो अब भोपाल में क्या हुआ? तो भोपाल में गीता पाठ करवाया गया और हम कहेंगे एक साथ 7,000 गीता पाठ सामूहिक रूप से हुई। पाठ सामूहिक, और ये क्या है बेटा? तो हम लोग कहेंगे विश्व रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड क्या हुआ? तो हम लोग कहेंगे सर ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बना था इसी दिसंबर में, नवंबर महीने में। क्या? तो हम लोग कहेंगे तानसेन समारोह हुआ, और तानसेन समारोह में बनाया था। समारोह क्या बना? तो हम कहेंगे 1600 तबला वादन हुए थे एक साथ। और इससे पहले बना था बेटा खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो नृत्य में 1500 नृत्यांगना नाची, नृत्य सामूहिक। तो 1500 नृत्य खजुराहो में एक साथ हुए, रिकॉर्ड है। तानसेन समारोह ग्वालियर में 1600 तबला बजाए गए एक संग, और एक साथ बेटा 7,000 गीता पाठ सामूहिक रूप से ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब हम लोग बढ़ते हैं। चलो तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। एक सवाल पूछ रहे हैं और जल्दी से बताना, 2024 के लिए, सॉरी हाँ 2024 में तानसेन समारोह समारोह में किसे सम्मानित किया गया? सम्मानित किया किससे? तानसेन पुरस्कार से। अब बेटा पिछली क्लास में पढ़ाया है, अगर आप करंट पढ़ रहे तो बता दोगे। लास्ट तानसेन का वास्तविक नाम, तानसेन का रियल नाम क्या था? 2 कमेंट करना है। मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो कल।